गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अंजू, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज मंगलाना। हम बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस देख रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे विश्व के प्रमुख संविधानों की, और उसमें भी हम अमेरिका के संविधान की चर्चा कर रहे थे। तो आज हम देखते हैं अमेरिका के संविधान की संशोधन की पद्धति, या अमेरिका में संविधान संशोधन कैसे होता है। अमेरिका का संविधान बनने के बाद में इतने सालों बाद भी अभी तक सिर्फ 27 संविधान संशोधन हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका मेन रोल रहा है कि संविधान संशोधन करना। अमेरिका में आसानी से संविधान संशोधन नहीं हो सकता, पर जानते हैं कि विश्व के कठोरतम संविधानों में से एक है अमेरिका का संविधान को संशोधन करना। तो अब देखते हैं कि अमेरिका में संविधान संशोधन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए दो चरण हैं। अमेरिका में संविधान संशोधन के दो चरण हैं। पहला, संविधान संशोधन को पहले प्रस्तावित करना पड़ता है और उसके बाद में उसकी पुष्टि होती है। जब प्रस्तावित करने के बाद में भी वो तब तक पारित नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसकी पुष्टि नहीं हो जाए। तो संविधान प्रस्तावित करने के दो तरीके हैं। एक तो कि कांग्रेस के दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से संशोधन को प्रस्तावित कर सकते हैं। संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का कांग्रेस को भी अधिकार है और स्टेट्स को भी, इकाइयों को भी अधिकार है। अमेरिका ने संघीय शासन अपनाया है, इसलिए केंद्र सरकार और जो इकाइयां हैं उन दोनों के द्वारा संविधान संशोधन प्रस्तावित किया जा सकता है। कांग्रेस का कैसे प्रस्तावित कर सकती है कि कांग्रेस के दोनों सदन, मतलब प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों अपने 2/3 बहुमत से संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। 2/3 बहुमत प्रतिनिधि सभा के 435 सदस्य हैं, उनके पहले प्रतिनिधि सभा के 435 सदस्य हैं, तो 435 का 2/3 बहुमत नहीं होता। जितने सदस्य वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत देखा जाता है। जैसे सीनेट में 100 सदस्य है तो 100 का 2/3 नहीं देखा जाएगा। अगर 100 कंप्लीट वोटिंग कर रहे हैं तो 100 का 2/3। अगर वोटिंग नहीं कर रहे हैं कंप्लीट सदस्य, तो जितने सदस्य वोटिंग कर रहे हैं उन सदस्यों का 2/3 बहुमत, मतलब मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से कांग्रेस में प्रस्तावित किया जाता है। दूसरा, अमेरिकी संघ की कम से कम 2/3 राज्यों की विधानसभाएं कांग्रेस से संशोधन की प्रार्थना करें। इसके अलावा इसके अलावा जो अमेरिका की 50 इकाइयां हैं, वो इकाइयां भी संशोधन को प्रस्तावित करने की कांग्रेस से प्रार्थना कर सकती है। 50 इकाइयों के 2/3 जो बहुमत है, उन 2/3 बहुमत से 50 स्टेट का 2/3 बहुमत से संशोधन को प्रस्तावित कर सकती है। मतलब अगर 34 राज्य अमेरिका के कांग्रेस से ये प्रार्थना करें संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का, तो कांग्रेस अपना एक सम्मेलन बुलाती है और उस सम्मेलन में के द्वारा संविधान संशोधन प्रस्तावित किया जा सकता है। मतलब अमेरिका में इकाइयों को भी, राज्यों को भी संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार है और संघ को भी। अपने देश में आपको पता हो तो इकाइयों के द्वारा संविधान संशोधन कभी प्रस्तावित नहीं किया जाता। संविधान संशोधन हमेशा सेंटर का अधिकार है, केंद्र का अधिकार है। इकाइयों द्वारा संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। इसका दूसरा चरण है संशोधन की पुष्टि। संशोधन प्रस्तावित करने के बाद में तब तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक संशोधन की पुष्टि नहीं कर दी जाती, और संशोधन की पुष्टि करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संघ की इकाइयों को है। पुष्टि करने के भी दो तरीके हैं। पहला है कि अगर जो 50 स्टेट है या जो संघ के 3/4 राज्यों के विधानमंडल उसकी पुष्टि कर दे। अमेरिका के जो 50 स्टेट है उसके 3/4, मतलब कम से कम अगर 38 इकाइयाँ या 38 अमेरिका के राज्य जो संविधान संशोधन प्रस्तावित किया गया था राज्यों द्वारा या कांग्रेस द्वारा, उसकी पुष्टि कर दे तो वो पारित समझा जाएगा।
संविधान संशोधन प्रस्तावित करने के बाद में उस संविधान संशोधन को हर स्टेट की विधानमंडल के पास में भेजा जाता है। तो विधानमंडलों के 3/4 राज्यों की विधानमंडल अगर पुष्टि कर दे तो वो पारित समझा जाएगा। इसके अलावा इस कार्य के लिए राज्यों में आमंत्रित किए गए सम्मेलन में से 3/4 राज्यों के सम्मेलन द्वारा संशोधन की पुष्टि कर दे। इन दोनों तरीकों के द्वारा संविधान संशोधन की पुष्टि की जाती। प्रस्तावित करने के बाद में संविधान संशोधन की पुष्टि होगी और संविधान संशोधन की पुष्टि होने के बाद में ही वो संशोधन पारित समझा जाता है। अब अपन देखते हैं कि इसमें कुछ अलग चीज़ें हैं, इसकी संविधान संशोधन की कुछ अलग से विशेषताएं हैं, या मैं ये कहूँ कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनका भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। संशोधन प्रक्रिया में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। जैसे अपन ने देखा था कि अमेरिका ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया है, तो संविधान संशोधन में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है, मतलब राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है। सिर्फ जो 13वां संविधान संशोधन था उसकी पुष्टि लिंकन द्वारा की गई थी, उस टाइम जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उसके बाद में कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति का संविधान संशोधन में कोई रोल नहीं रहा। दूसरी इसकी एक बात यह है कि कोई राज्य अगर संविधान संशोधन की पुष्टि में अपनी स्वीकृति दे देता है तो उसके बाद में वो अपनी स्वीकृति वापस नहीं ले सकता। जैसे संविधान संशोधन पुष्टि करने के लिए राज्यों की विधानमंडल के पास में संविधान संशोधन भेजा गया। अगर किसी राज्य की विधानमंडल ने उसकी पुष्टि कर दी या उसकी सहमति दे दी उस संविधान संशोधन के लिए, तो वो राज्य अपनी सहमति वापस नहीं ले सकता। और अगर किसी राज्य ने सहमति नहीं दी है तो वो उसे सहमति दे सकता है। ध्यान रखना, एक बार सहमति देने के बाद में वो मना नहीं कर सकता, सहमति वापस नहीं ले सकता। लेकिन उसने सहमति नहीं दी है या उसने मना कर दिया सहमति देने से, या जो प्रस्ताव है उसको अस्वीकार कर दिया, तो अस्वीकार करने के बाद में वो उसे पुनः स्वीकृत कर सकता है। एक इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। कांग्रेस के द्वारा संविधान में संशोधन करने के बाद में उसकी पुष्टि के लिए राज्यों को कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको 1 साल, 2 साल, 6 महीने या 5 साल में इसकी पुष्टि करनी होगी। अगर पुष्टि नहीं की तो ये अपने आप अस्वीकृत माना जाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य जब तक चाहे उसको अपने पास रख सकते हैं, जब चाहे तब उसकी वो पुष्टि कर सकते हैं। तो इस कार्य में कई बार ये होता है कि कोई प्रस्तावित होने के बाद में पुष्टि के लिए राज्यों के पास जाता है, लेकिन राज्यों के पास वो प्रस्ताव कई सालों तक पड़ा रहता है, राज्यों द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो इसकी ये भी एक आलोचना का भी ये कारण होता है। तो जैसे संविधान संशोधन की जो अपन ने प्रक्रिया देखी, उसमें एक बात तय है कि संघ की जो इकाइयां हैं उनको उचित महत्व दिया गया है। अमेरिका ने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया, तो संघीय शासन व्यवस्था में राज्यों का या संघ की इकाइयों का बहुत रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। और अमेरिका की संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया देखी, उससे ये चीज़ स्पष्ट हो रही है कि वाकई में संघ की इकाइयों को काफ़ी महत्व दिया गया है। अब अपन थोड़ी सी इसकी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसकी थोड़ी देखते हैं कि आलोचना क्या है। इसकी सबसे जो मेन आलोचना की जाती है वो तो यही है कि ये इतना संविधान संशोधन करना इतना जटिल या इतना कठिन है कि 1789 से लेके 2020 तक अभी तक इसमें सिर्फ 27 संविधान संशोधन हुए हैं। जबकि अगर देखें तो परिस्थितियों में कितना बड़ा चेंज आ गया होगा 1789 से अब तक, लेकिन संविधान में सिर्फ 27 संशोधन ही कर पाई है। इसके अलावा इसकी एक आपत्ति ये की जाती है कि संशोधन चाहे प्रस्तावित करने या पुष्टि करने में जो आम पब्लिक है, जो आम सिटीजन है, उनका कोई रोल नहीं है। तो
हालांकि अमेरिका बहुत विविधता वाला देश है, बहुत बड़ा राज्य है, तो वैसे अपन देखें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसे भी अमेरिका में अपनाना थोड़ा उचित नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कई मामलों को लेके जो सिटीजन है उनकी राय ली जा सकती है, लेकिन अमेरिका में इसकी व्यवस्था नहीं है। तीसरी इसकी आलोचना ये की जाती है कि जो राज्यों के ऊपर पुष्टि का कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए राज्य कई सालों तक राज्यों के विधानमंडल में संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है वो पड़ा रहता है। तो ये भी इसकी एक आलोचना की जाती है। और ये भी इतने कम संविधान संशोधन होने का एक रीज़न ये भी होता है कि राज्यों के पास में कई सालों तक जो संशोधन का जो प्रस्ताव है वो यूं ही विधानमंडल में ही पड़ा रहता है। इसके अलावा ये तो हुई संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपन लोगों ने देखा। इसके अलावा अमेरिका में एक कंसेप्ट और आता है निहित शक्तियों का सिद्धांत, उसके बारे में भी अपन थोड़ा जान लेते हैं। देखो, मैंने पहले बताया था कि अमेरिका ने जो शक्ति विभाजन है उसके लिए गणना और अवशेष का सिद्धांत अपनाया है। मतलब केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं उनकी गणना कर दी गई, और बाकी की जो शेष शक्तियां हैं जिनको केंद्र सरकार को नहीं दी गई है या जिनके लिए स्टेट को या इकाइयों को मना नहीं किया गया है, उन सब शक्तियों पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों का होता है। मतलब अवशेष शक्तियां राज्यों के पास में होती है। अमेरिका का संविधान बहुत ज़्यादा छोटा, या मैं ये कहूँ कि संक्षिप्त है, इसलिए अमेरिका में जो संघीय शक्तियों की जो सूची है वो भी बहुत छोटी है। तो वो इतनी छोटी या ऐसी स्थिति में है कि न तो संघ अपने उत्तरदायित्व पूरा कर सकता है, और अगर अक्सर तक वैसे ही संघीय सूचियों पे सूची का अगर पालन किया जाए तो न ही संघीय व्यवस्था कायम रह सकती है। तो इसलिए अमेरिका में एक परंपरागत तरीके से धारणा बन गई है कि संविधान द्वारा सौंपी गई शक्तियों, संघ को जो संविधान ने शक्तियाँ सौंपी गई है उन शक्तियों को और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए संघ द्वारा जिन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, संघीय शासन द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। संघ सूची की जो शक्तियां हैं उसके तहत संघ सरकार के जो उत्तरदायित्व है उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए संघीय सरकार जिन कई शक्तियों का वो चाहे प्रयोग कर सकती है, और संघीय शासन द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग अपने हाथ में इसलिए लिया गया है कि ये शक्तियाँ संविधान में दी गई जो मूल शक्तियाँ हैं, मतलब संघ सूची में जो संघीय सरकार को दी गई जो मूल शक्तियाँ हैं उन शक्तियों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है। इस दृष्टि से ये शक्तियाँ भी संविधान में निहित है, और इसीलिए इन्हें निहित शक्तियों का सिद्धांत कहा जाता है। संघीय सूची की ये जो शक्तियाँ या संघ सरकार को संविधान द्वारा जो शक्तियाँ दी गई है वो शक्तियाँ इतनी संक्षिप्त है कि उन शक्तियों को पूरा करने के लिए या जो संघ के उत्तरदायित्व है उनको पूरा करने के लिए संघ सरकार द्वारा अन्य शक्तियाँ भी अपने हाथ में ले ली जाती है, और उन शक्तियों को ही निहित शक्तियाँ कहा जाता है। और ये वैसे डायरेक्ट संविधान का पार्ट नहीं है, हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दे दिया गया है निहित शक्तियों की, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी पुष्टि कर दी गई है। ये जो संविधान की मूल शक्तियां हैं उन मूल शक्तियों का उपयोग करने के लिए इन निहित शक्तियों का उपयोग संघ सरकार द्वारा किया जा सकता है। इस दृष्टि से ये संविधान का भी हिस्सा है। तो यह है निहित शक्तियों का सिद्धांत। धन्यवाद।